ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करेंगे द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम समझेंगे कि हम अचानक से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे क्यों जाते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और ये चीज़ क्या है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कहा था कि कोई भी सिस्टम को पढ़ने का हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। तो जो हमारा थर्मोडायनामिक्स था दैट वाज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, राइट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर मेरे पास सिस्टम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है देन वी हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल्स थे। अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब हम इसको माइक्रोस्कोपली पढ़ना चाह रहे हैं, और एक तरीका है माइक्रोस्कोपी पढ़ने का, वो तरीका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर आता है। ओके, बट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स था तो व्हाई डू वी वांट टू गो देयर, है ना। वहाँ से हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इस पर्सपेक्टिव को चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा करें बिकॉज मे बी हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए थर्मोडायनेमिक्स के ही बारे में। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स, यू नो राइट, थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव था, राइट, मैक्रोस्कोपिक। बट नाउ वी वांट टू गो टू काइनेटिक थियरी, सॉरी, और ये जो काइनेटिक थियरी है वो है माइक्रोस्कोपिक, ठीक। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को पढ़ूं, समझूं, और उसको पढ़ने और समझने का तरीका है, एक तरीका है काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, राइट। और भी तरीके हैं बट अभी हम इसको देखेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद, क्या हमें कुछ माइक्रोस्कोपिक के बारे में एक्स्ट्रा कुछ मिलता है क्या हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। यहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो इन रिजल्ट से किस तरीके से रिलेटेड है या मैच करता है, राइट। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। हमने देखा कि हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में हमने माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पढ़े, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। और हमने इनके आपस में रिलेशन देखे, वर्क डन देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। तो हमने देखा कि ये जब सब चीज़ हम कर रहे थे तो हमको ये फ़र्क नहीं पड़ा कि ये जो हमारा सिस्टम था, लाइक एक गैस है एक कंटेनर के अंदर, तो इस गैस कैसे बनी है, गैस में कितने पार्टिकल्स हैं, राइट। गैस कौन सी टाइप ऑफ गैस है ना। ऑल्दो हमने आइडियल गैस ली थी वहाँ पर, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि उस गैस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या वो गैस पार्टिकल से बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या फिर वो पार्टिकल्स कितनी तो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, राइट। उस चीज़ के बारे में हमने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमने इस डिटेलिंग में कुछ नहीं पता था हमको इस डिटेल के बारे में, बट स्टिल वी वर एबल टू डिडक्ट सम रिजल्ट, राइट। ये सब कुछ पता नहीं होने के बाद भी हम कुछ लॉज हमने दे दिए थे। हमने फर्स्ट लॉ दे दिया, हमने सेकेंड लॉ भी दे दिया, हमने जीरोथ लॉ दे दिया, बिना कुछ सिस्टम के बारे में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पता ना होने के बाद भी। दैट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग। बट नाउ वी वांट टू सी कि ये जो हमारा सिस्टम में जो गैस है वो गैस कैसे बनी हुई है, गैस किससे बनी हुई है, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पहले तो हम मानेंगे कि पार्टिकल्स हैं क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में वो भी नहीं माना था। हमने थर्मोडायनेमिक्स में माना था कि बस गैस है। अब पता नहीं कि वो गैस कैसी है, गैस का मतलब क्या होता है, वो हमने कुछ भी नहीं माना वहाँ पर, राइट। फाइन। सो व्हाट इज़ द थीम, हम करने वाले क्या वाले हैं हियर। फर्स्ट थिंग वी विल सपोज, प्री सपोज, पहले ही हम सपोज करेंगे, मान लेंगे मैटर, यानी कि कोई भी मैटर, मटेरियल, और मटेरियल इज मेड ऑफ
स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब यू मस्ट बी थिंकिंग, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों मान रहे हैं हम? नहीं, ये अभी हमें लग रहा है 2025 में 26 में अभी हम हैं, तब हमें लग रहा है कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। थिंक अबाउट दैट टाइम 1830 1850, उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि भाई ये जो एक गैस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पाई जाती है। हाँ, लोगों को पता था कि हर एक चीज़ छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, बट एटम के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो उस टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर तो सोचेगा तो ये चीज़ पहले अज्यूम की गई लोगों के द्वारा। दूसरा क्या है कि वी विल मेक सम अजम्पशन, वी विल मेक सम assumptions अराउंड द बिहेवियर ऑफ गैस, कि वो गैस कैसी है और वो कैसे अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ और जिस कंटेनर में वो है उस कंटेनर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसके बारे में हम कुछ अजम्पशन लेंगे, मानेंगे कि ऐसा है। बिहेवियर, अराउंड द बिहेवियर्स। एंड थर्ड, वी विल यूज़ लॉज ऑफ मैकेनिक्स, वी विल अप्लाई लॉज ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, ये इन जनरल होता है बट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वैसे। बट ये एक अप्रोच है किसी सिस्टम को पढ़ने का माइक्रोस्कोपिकली। तो हम ये जब सब कुछ कर लेंगे उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिस्टम के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है सिस्टम के बारे में, क्या वो हमारे पास जो पहले इन्फॉर्मेशन थी थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू उससे मैच करती है या उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, राइट? कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिलता है ये सब कुछ करने के बाद, या फिर हमें वही नॉलेज मिलता है जो पहले था। दिस इज़ द थीम। ऐसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट हुई थी, इस तरीके से लोगों ने सोचना स्टार्ट किया था। फाइन, एंड इंडीड वी सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो ये सब कुछ करने के बाद वी गेट रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल थे उनके बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, also the second law of thermodynamics, etc. अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमने देखा था कि किसी गैस के पास प्रेशर होता है, राइट? अगर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी पड़ी है, राइट? तो हम बोलते हैं कि इसके पास कुछ प्रेशर होगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका कुछ प्रेशर होगा। तो यहाँ से जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ से ये पता चलता है कि ये जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, पता है? ये प्रेशर इज, अगर ये 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, अगर डायमेंशन चेंज होगा तो ये आंसर कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन की बात है तो ये प्रेशर निकलता है 1/3 रो वी एवरेज स्क्वायर, और वी एवरेज स्क्वायर, जहाँ पर रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ गैस, और वी एवरेज जो है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स। गेट इट? तो ये देख रहा है तो कैन यू सी समथिंग कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी प्रेशर, दैट इज़ कनेक्टेड विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो ये रो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब जो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आई मीन जो ये रो है, ये रो क्या होगा?
इफ़ यू सी दिस, द वैल्यू ऑफ रो इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और अगर मान लो मुझे ये गैस ए, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो कैन यू सी द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल हियर n। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और ये फॉर्मूला कैसे आया, देयर इज ए डेरिवेशन, वी कैन डू इट, वी कैन यूज़ द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज़ व्हाट आई सेड। वो हम यूज़ करके इसका हम ये प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये 3 स्टेप्स यूज़ करके। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि वी गेट रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल यूजिंग दिस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं, राइट। स्पेशली और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो ये टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है। लेट मी शो यू दैट थिंग ऑल्सो कि व्हाट डज, हमें क्योंकि हमें पता नहीं है कि टेम्परेचर का, हमें एक पर्टिकुलर एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है टेम्परेचर की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। लेकिन यहाँ से अगर देखेगा तो इसके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होगा। वो टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होता है पता है, वो टेम्परेचर रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइन। सो इफ़ यू सी, अगर मैं इसको जस्ट के से डिनोट करूँ, के ई से डिनोट करूँ, तो ये 3/2 kBT है। और यू नो दैट 3/2 kB इज़ कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इसका क्या मीनिंग है कि, और इफ़ आई राइट इट लाइक दिस वे, काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो उस गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें मिली टेम्परेचर का मतलब। हमें अभी तक टेम्परेचर की एकदम प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं थी, हालांकि फर्स्ट जीरोथ लॉ से मिलती है, लेकिन वो उतना लगता नहीं कि बड़े इंट्यूटिव है, हम उसको एकदम फील कर सकते हैं, वैसा लगता नहीं। हम उसको जब तक एक्सपेरिमेंट ना हो तब तक हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक हम टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर का मतलब है कि उस मटेरियल में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लें मेरे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। मान लें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो, इसका टेम्परेचर मान लें T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और मैं बोल रहा हूँ कि और उल्टा मान लेते हैं कि, और लेट्स सपोज दिस वे, T1 एंड T2 है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझना है हमें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, पहले वाले सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है दूसरे वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द रियल फीलिंग वी गेट फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और द माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं। एंड दिस वॉज ऑल द थीम आई वॉन्टेड टू सेट। ये थीम मैं सेट करना चाहता था कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। नाउ वी विल गो टू द रियल टॉपिक कि ये कैसे हम डिराइव करते हैं सब कुछ चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द postulates of kinetic theory of gases. Various postulates, मतलब क्या हम postulates का मतलब है हम क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं of kinetic theory of gas. Important thing to remember is that kinetic theory of gas, इससे पहले हमें लिखना चाहिए वो चीज़, kinetic
theory of gas deals with ideal gas, राइट। यानी कि ये जितने भी अजम्पशन होंगे हमारे नीचे, वो सारे के सारे अजम्पशन किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए। या तो ऐसे बोल सकता है कि ऐसी गैस जो इन सारे अजम्पशंस को फॉलो करेगी, वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी। ओके फाइन। सो व्हाट आर दोज अजम्पशंस? फॉर दैट कंसीडर अ गैस consisting of n number of identical molecules और atoms, depends on कि कैसी गैस है, contained in a container of वॉल्यूम V। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कैपिटल V है, और इसमें गैस भरी पड़ी हुई है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे पता कर सकते हैं? कैन यू टेल मी हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स? क्योंकि हमें वो पता रहता है ना कि ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और मोल को हम निकाल सकते हैं कि कितना मास है गैस का। मास को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो हमें ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है। ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन पता है। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस? पहला अजम्पशन होगा कि सबसे पहला अजम्पशन तो यही था कि जो गैस है वो पार्टिकल से बनी हुई होती है। ओके, सबसे पहला अजम्पशन ये था। सो आफ्टर दैट अजम्पशन, द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट द पार्टिकल ऑफ गैस आर पॉइंट पार्टिकल्स। व्हाट डज इट मीन पॉइंट पार्टिकल? क्या मतलब है? पॉइंट पार्टिकल का मतलब ये है कि वो कोई स्पेस, कोई वॉल्यूम कवर नहीं करते। ओके, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल है, टेंडिंग टू जीरो है, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट पार्टिकल। इसका मीनिंग है ऑक्यूपाई ए नेग्लिजिबल volume of the container। Hence इसके कारण फायदा क्या होगा? the particle can move freely hence the particle can move freely in volume V। अगर ये पॉइंट पार्टिकल ना हो के इतना बड़ा पार्टिकल होता, ठीक है, और मान ले ऐसे दो पार्टिकल हैं यहाँ पर, राइट। तो ये पार्टिकल A है और पार्टिकल B है। अब मुझे बता कि ये पार्टिकल A के पास कितना स्पेस है जहाँ पर ये जा सकता है, कितना स्पेस है। B, मान ले इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 था और ये B पार्टिकल का वॉल्यूम V2 था, तो A के पास कितना स्पेस बचा? V1 माइनस V2, वहाँ पर ये जा सकता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम तो V2 वॉल्यूम तो B ने घेर रखा है ना, वहाँ पर तो ये पार्टिकल ये जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल B पहले से बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि एक स्पेस है, स्पेस को ऑक्यूपाई करने। मान ली एक चेयर है, उस चेयर में एक बंदा पहले से बैठा हुआ है, तो दूसरा बंदा तो नहीं बैठ सकता, राइट।
अब ये मत बोलना कि उस बंदे के ऊपर वो बंदा बैठ जाए, वो दैट इज़ द, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर वहाँ पर एक स्पेस पर किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है पहला पार्टिकल ने, तो दूसरा पार्टिकल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सिंगल पार्टिकल का जो पॉइंट पार्टिकल, उसका वॉल्यूम इतना छोटा है कि हम उसको इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस वी के कंपैरिजन में। तो जो पार्टिकल्स है उसके पास पूरा का पूरा वॉल्यूम है जहाँ पर वो घूम सकता है, जहाँ पर वो पूरा अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, द सेकेंड assumption is the molecules of the gas are in random motion। और रैंडम मोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्या मैं बताता हूँ अभी। इन ऑल डायरेक्शंस, in all possible directions, by the way, in all possible directions। and collision is also random। okay, and collision is collision between the gas particle and with the wall of container is इलास्टिक। क्या मतलब इसका, इलास्टिक कोलिजन का मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फाइन। ये जो रैंडम मोशन की बात है, इसका फ़ायदा ये होता है कि मान ले मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो अगर ये पार्टिकल, एक पार्टिकल को मैं लेता हूँ तो ये कहीं भी जा सकता है, एक रैंडम है, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि इस पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट करूँ वी एक्स, वी वाई और वी जेड, तो इन तीनों के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, एवरेज वेलोसिटी। इट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर में बी सम टाइम। सो ये रैंडमनेस का ये फ़ायदा रहता है। थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर रिजिड। ये जो कंटेनर के वॉल्स हैं वो रिजिड हैं, दे कैनॉट मूव, दे कैनॉट मूव। फाइन। ऐसा नहीं कि वॉल इतना फीबल है, इतना कमज़ोर वॉल है कि उसमें पार्टिकल ने बॉम्बार्ड किया और वो वॉल ही खिसक गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉल्स आर रिजिड। फोर्थ अजम्पशन है कि molecules follow Newton's law of motion। फिफ्थ, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। क्योंकि बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इज मच लेस देन द एवरेज, it is much less than the time between successive collision।
आई थिंक दिस वन इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ये वाला हटा सकते हैं. use this one, that is more important. There is no intermolecular force of attraction present between the molecules and the wall of the molecules of the wall. मतलब ये है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो कोलम्बिक इंटरेक्शन हो या वॉन इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसके मोशन में इसके मोशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है. ऐसी जो वॉल है, वॉल के जो एटम्स हैं उसके जो उसका भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता गैस के पार्टिकल के साथ. इसका मीनिंग ये है कि जो यू होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो है. ओके, आई मीन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जीरो. Fine. This is the all assumptions that we need in the kinetic theory of gases.